हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ चौपाल। आप सभी का स्वागत है। आपकी एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर के जो डेली एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं तो वो आ गए हैं। फटाफट सेशन को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो फटाफट चलिए आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When communication for educational purpose takes place, the sequence of elements is। जब शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संप्रेषण होता है तो घटकों का क्रम होता है। आपको बताना है एजुकेशनल पर्पज के लिए जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो इसके एलिमेंट्स हैं, इनका सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। सोर्स स्रोत, ऑप्शन 2 एनकोडर कूट लेखन, ऑप्शन 3 मैसेज संदेश, ऑप्शन 4 डिकोडर कूट विखंडन, ऑप्शन 5 फीडबैक। तो फटाफट आपको आंसर देना है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है जो एजुकेशनल पर्पज के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसका सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है ये आपको बताना है। फटाफट देखिए, नॉर्मली अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, नॉर्मली अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने एक सेंडर होता है। ठीक है, सेंडर होता है, सेंडर मैसेज सेंड करता है, मैसेज होता है। मैसेज जब सेंड किया जाता है उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक प्रॉपर चैनल होता है, प्रॉपर चैनल होता है। ठीक है, चैनल होने के बाद क्या होगा, ये प्रॉपर चैनल से मैसेज जाएगा तो हमारे पास रिसीवर होना भी ज़रूरी है और उसके बाद हमारे सामने फीडबैक होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मली कम्युनिकेशन का फॉर्मेट है। ठीक है, एलिमेंट्स है। ठीक है, अब आपको बताना है एजुकेशनल पर्पज के लिए जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उनका एलिमेंट सीक्वेंस क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपका सोर्स आएगा। ठीक है, स्रोत क्या है, ठीक है, जिस पर आप बातचीत करना चाहते हैं। फिर आप उसको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपकी भाषा क्या है। ठीक है, आप उसे लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, तो आपका ये एनकोडर हो जाएगा, कूट लेखन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या है, सेंटेंस को क्या है छांट लेते हैं, किस तरीके से हम संक्षिप्त रूप में अपनी बात को पेश करें। बहुत सारे आइडियाज आते हैं माइंड में, तो उसके बाद ये मैसेज होता है, मैसेज भेजा जाता है। ठीक है, सामने वाले के पास जाता है तो वो डिकोडर करता है। ठीक है, डिकोडिंग करता है, कूट विखंडन करता है, आपने क्या बात कही है उसे समझने की कोशिश करता है और लास्ट में अपना फीडबैक देता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन रिसर्च आर लीस्ट वनरेबल टू रिसर्च एथिक्स। निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान चरण अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं। आपको बताना है कि जो अनुसंधान के चरण हैं, ठीक है, रिसर्च के स्टेप हैं, तो उनमें सबसे कम प्रभावित होने वाले कौन से चरण हैं ये आपको बताना है, जो रिसर्च एथिक्स से सबसे कम प्रभावित होते हैं। ऑप्शन देखिए, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च वेरिएबल्स, ऑप्शन 1 है अनुसंधान चरों को पहचान करना। ऑप्शन 2 डिफाइनिंग द रिसर्च वेरिएबल्स, अनुसंधान चरों को परिभाषित करना। ठीक है, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया, डेटा एनालिसिस प्रोसीजर, आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया, रिपोर्टिंग रिसर्च कंक्लूजन, अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्टिंग। तो फटाफट आंसर देना है। जो रिसर्च के स्टेप हैं, रिसर्च के स्टेप हैं, तो उनमें कौन से रिसर्च के स्टेप हैं जो सबसे कम रिसर्च एथिक्स से प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे कम प्रभावित होने की बात की जा रही है, ये याद रखना है। ठीक है, सबसे कम प्रभावित होते हैं, तो सबसे कम कौन से प्रभावित होंगे, अनुसंधान चरों को पहचान करना। ठीक है, ये आपका सबसे पहला आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द रिसर्च वेरिएबल्स। आज जब आप रिसर्च वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो उस समय क्या है, रिसर्च एथिक्स सबसे कम प्रभावित होती है। ठीक है, आप दूसरों के डेटा को चोरी नहीं कर सकते हैं या दूसरों का कॉपी नहीं कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, रिसर्च के जो वेरिएबल हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पर सबसे कम रिसर्च एथिक्स आपकी प्रभावित होगी। फिर दूसरा कौन सा आ जाएगा, ठीक है, दूसरा देखिए डिफाइनिंग द रिसर्च वेरिएबल।
आप जब आप पहचान कर लेते हैं वेरिएबल्स की, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उन वेरिएबल्स को क्या है परिभाषित करते हैं, आपके क्या क्या वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो उनको आप परिभाषित करेंगे, ठीक है, डिफाइन करेंगे, तो वहाँ पर भी आपका रिसर्च एथिक्स है सबसे कम प्रभावित होगा। तो आपके ऑप्शन 1 एंड 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। ऐसे अब देखिए, अनुसंधान चरों को पहचान करना और अनुसंधान चरों को परिभाषित करना। अब अगर ज़्यादा की बात की जाती तो कहाँ पर प्रभावित होता है, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर में, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिसर्च एथिक्स कहाँ प्रभावित होगा, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर में, डेटा एनालिसिस प्रोसीजर में और रिपोर्टिंग रिसर्च कंक्लूजन में, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिसर्च एथिक्स प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ए कॉलेज टीचर plan a research program in which she intend to improve the socio-emotional aspect of her classroom climate during teaching. Which one of the following research method will appreciate in the context be considered? आपको बताना है कि कोई टीचर है वो रिसर्च प्लान कर रहा है, ठीक है। कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? फटाफट आंसर देना है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोग मूलक विधि, डिस्क्रिप्टिव मेथड, वर्णनात्मक विधि, हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक विधि, एक्शन रिसर्च मेथड, क्रियात्मक अनुसंधान विधि। अब देखिए, सबसे पहले कीवर्ड आपको यहाँ से कैच कर लेना है। टीचर क्या है, प्लान कर रहा है रिसर्च प्रोग्राम का, ठीक है। रिसर्च प्रोग्राम के लिए क्या है, एक प्लान तैयार कर रहा है, ठीक है। इम्प्रूव द सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, सामाजिक एवं सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना चाहता है, इसके लिए एक रिसर्च प्रोग्राम तैयार कर रहा है। तो वो इसके दौरान क्या है, इसके दौरान उसे ऑब्जर्व भी करेगा, उसके पास एक प्लान भी है, उसे वो एक्ट भी करेगा और उसका रिफ्लेक्शन भी वो देखना चाहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, ये किस में आएंगी, एक्शन रिसर्च मेथड में आएंगी। किस में आएंगी, एक्शन रिसर्च मेथड में। एक्शन रिसर्च मेथड में क्या होता है, प्लान आपके पास होता है, ठीक है। प्लान आप कर लेते हैं, प्लान के बाद क्या करते हैं, एक्ट आप करते हैं, ठीक है। एक्ट के बाद क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन आपका होता है, आपका जो प्लान है वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या उसमें कमी है, सही से इम्प्लीमेंट हो पाया है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें आप ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं और लास्ट में आपका आता है रिफ्लेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्शन इसका क्या हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्शन रिसर्च हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिक नेचर का होता है, इसमें आप क्या है नोटिस करते रहते हैं कि आपका जो प्लान है वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या क्या उसके परिणाम आ रहे हैं और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। तो उसमें आप सुधार भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है, प्रयोगात्मक विधि होती है, ठीक है। दो तरीके के आपके चर होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। स्वतंत्र और क्या होते हैं, निर्भर चर होते हैं, ठीक है। तो दोनों चर होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, वेरिएबल्स जो आपके होते हैं साइंटिफिक एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड में आप एज इट एज बताते हैं, जैसा है वैसा ही आप उसका वर्णन करते हैं, ठीक है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है। हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है, हिस्टोरिकल मेथड में जो भी पास्ट के इवेंट हैं, ठीक है, पास्ट के जो भी इवेंट हैं आप उनका क्रिटिसिज्म करते हैं और इवोल्यूशन करने का काम करते हैं, ठीक है। ये आपका हिस्टोरिकल मेथड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्शन रिसर्च मेथड, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टीचर हु इनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन कम्युनिकेशन विल अंश्योर। संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक निम्नलिखित में से किन्हें सुनिश्चित करेगा। अब आपको बताना है जो संप्रेषण है, ठीक है। संप्रेषण है विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए
शिक्षक है किन्हें सुनिश्चित करेगा, तो वो कौन कौन सी एक्टिविटी हैं वो आपको बतानी है। फटाफट देखिए, अपोजिट व्यू, विरोधाभासी विचार, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, क्लास परफॉर्मेंस, कक्षा में प्रदर्शन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वर्तिक विकास, बाइनरी डिस्ट्रैक्शन, द्विचर विकर्षण। तो फटाफट आपको आंसर देना है, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका चल रहा है, विद्यार्थियों की सहभागिता को क्या है, पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित करना है, तो ये टीचर करता है, ठीक है। अब आपको बताना है उसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटी को क्या है, प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें सबसे पहले आपकी कौन सी आ जाएगी, विरोधाभासी विचार होगा क्या, नहीं होगा, विरोधाभासी विचार एकदम नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, विरोधाभासी विचार आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आत्मसम्मान की बात करें, सेल्फ एस्टीम की बात करें, एकदम ये आपका हो जाएगा। विद्यार्थियों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कारक आपका हो जाएगा। क्लास परफॉर्मेंस की बात करें तो ये भी आपका होगा, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड आपको देखना है यहाँ पर, क्योंकि प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है तो पॉजिटिवनेस हमें देखना है ऑप्शन में क्या क्या है। तो क्लास परफॉर्मेंस की बात की जा रही है तो क्लास परफॉर्मेंस भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा भी आपका, तीसरा भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी आपका हो जाएगा, ठीक है। विकास की बात, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सहभागिता को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो ये उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो जाएगा। तो तीनों आपके हो जाएंगे 2, 3, 4। तो किस में है 2, 3, 4, ऑप्शन सी में है, ठीक है। 2, 3 एंड 4 ओनली। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग फॉर द टीचिंग ऑफ ए स्पेशल सब्जेक्ट, ठीक है। आपको बताना है वह कौन सी यूनिवर्सिटी है, एंशिएंट यूनिवर्सिटी है जो टीचिंग के साथ एक स्पेशल सब्जेक्ट है, ठीक है, स्पेशल सब्जेक्ट है वर्जयान बुद्धिज्म अलोंग विथ अदर सब्जेक्ट। तो जो वर्जयान बुद्धिज्म है उसकी भी शिक्षा उपलब्ध करवाती है। ऑप्शन देखिए, मिथिला यूनिवर्सिटी ऑप्शन 1, जगदला यूनिवर्सिटी ऑप्शन 2, नालंदा यूनिवर्सिटी ऑप्शन 3 और ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी ऑप्शन 4। तो आपको बताना है कि वह कौन सी प्राचीन यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, जो वर्जयान बौद्ध मत के शिक्षण को भी उपलब्ध करवाती थी, ठीक है। फटाफट देखिए, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पर जो स्टूडेंट आंसर दे देते हैं कई बार नालंदा विश्वविद्यालय क्या है लगा देते हैं, ऑप्शन में सी राइट आंसर कर देते हैं। जबकि अगर हम वर्जयान बौद्ध मत के शिक्षण की बात करें तो ये हो जाएगा आपका जगदला विश्वविद्यालय, या इसे क्या कहते हैं, जगदल महाविहार भी कहते हैं, ठीक है। नाम याद रखना है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिख दिया गया है जगदल महाविहार, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता था, वर्जयान बौद्ध मत का क्या है शिक्षण करवाया जाता था, ठीक है। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। निर्माण किसने करवाया था, तो पाल राजा रामपाल ने इसका निर्माण करवाया था, पाल राजा रामपाल ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। 11वीं से 12वीं शताब्दी में ये प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी, बहुत ही फेमस थी। और अभी की बात करें तो ये कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये आती है अभी बांग्लादेश में, ठीक है। उस समय कहाँ थी, बंगाल में थी। और अभी की बात करें तो ये आपकी बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश का धम्म-ई-राइट स्थान है, ठीक है। तो याद रखना है बांग्लादेश में अभी ये स्थित है और वर्जयान बौद्ध मत के शिक्षण को उपलब्ध करवाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अकॉर्डिंग टू नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 द नाइट टाइम नॉइज स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एजुकेशनल, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण विनियम एवं नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार रात्रि में शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित ध्वनि मानक है। जो निर्धारित ध्वनि मानक है किसके लिए, जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके लिए, तो वो कितना है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, 55 डेसिमल, 50 डेसिमल, 45 डेसिमल और 40 डेसिमल। तो फटाफट आपको आंसर देना है, इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। नॉइस पॉल्यूशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन,
तो देखिए नॉइस पोल्यूशन से आपके यहाँ क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दिन में जो आपका निर्धारित मानक होता है 75 डेसिमल होता है, ठीक है। और नाइट की अगर हम बात करें तो ये कितना होता है, 70 होता है, ठीक है। वाणिज्यिक क्षेत्र की बात करें तो ये दिन में कितना होता है, दिन में ये 65 होता है और नाइट में ये 55 होता है, ठीक है। आवासीय अगर स्थानों की बात करें, आवासीय कॉलोनी की बात करें तो दिन में ये कितना होता है, 55 होता है और नाइट में ये 45 हो जाता है। और आपके जो पीस जोन आते हैं, शांत जोन आते हैं, ठीक है, शांत जोन आते हैं जिनमें आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी आ जाता है, हॉस्पिटल, कोर्ट्स वगैरह, ठीक है। तो ये आपके आते हैं, यहाँ पर दिन में कितना होता है, 50 होता है और नाइट में यहाँ पर 40 होता है, ठीक है। अब आपको बताना था शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित ध्वनि मानक रात्रि में, ठीक है। तो रात्रि में आपका क्या हो जाएगा, नाइट में 40 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके पीस जोन आते हैं इनमें हॉस्पिटल्स वगैरह, स्कूल, इंस्टीट्यूशन और जो भी आपके क्या हैं ऑफिस वगैरह आते हैं ये शांत जोन में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द अब्रिविएशन GIF। पर्णवर्णी शब्द GIF का पूर्ण रूप क्या है। GIF का पूरा नाम आपको बताना है, ठीक है। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल, ग्लोबल इंटरचेंज फॉर्मेट और ग्राफिक्स इनपुट फॉर्मेट। फटाफट आंसर देना है, कमेंट करते रहना है, कमेंट करके आप बता सकते हैं GIF का पूरा नाम क्या है। तो जो GIF है आपका ये डिजिटल फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। क्या है, डिजिटल फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है। आजकल आप व्हाट्सएप वगैरह में भी देखते हैं 3 से 4 सेकंड का जो आपका GIF भेजा जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और जो हैप्पी बर्थडे वगैरह को लेकर, तो ये डिजिटल फाइल फॉर्मेट होता है। बिट मैप होता है, ठीक है, बिट मैप आपका इमेज होता है, ठीक है, बिट मैप इमेज होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो खोज की गई थी, कब की गई थी, 1987 में, 1987 में इसकी खोज की गई थी। याद रखना है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिडक्शन प्रोसेस फ्रॉम, निगमनात्मक प्रक्रिया प्रवृत्त होती है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। डिडक्शन और इंडक्शन के बारे में आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निगमनात्मक प्रक्रिया और आगमनात्मक प्रक्रिया, ठीक है। डिडक्शन प्रोसेस के बारे में पूछा जा रहा है, एकदम क्लियर रहना है। पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर, यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल। देखिए ऑप्शन सी और डी तो होगा नहीं, ठीक है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं तो इनको हटा देना है। अब आपके सामने बचता है विशेष से सार्वभौम की ओर और सार्वभौम से विशेष की ओर। तो फटाफट एक बार कमेंट कर देना है राइट आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। अगर निगमनात्मक की बात करें, डिडक्शन की बात करें, निगमनात्मक यानी कि निगमनात्मक का मतलब होता है नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है। निगमनात्मक का मतलब नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है। हमारे पास नियम है और उससे हम विशेष की ओर जाते हैं, यानी कि उन नियमों में हम सूक्ष्म यानी कि माइक्रो रूप में हम उन्हें कैसे देखते हैं, नियम के हर पार्ट को हम कैसे देखते हैं, ठीक है। इसे हम या दूसरे रूप में कहें तो ये आपका हो जाएगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ठीक है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ठीक है। अगर ये भी अगर आप इसके अलावा भी अगर आपसे पूछा जाए तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पर ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या है एकदम कॉमन सेंस से आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यूनिवर्सल टू
पर्टिकुलर। ठीक है, नियम की बात की जा रही है, नियम आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, और उदाहरण अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा। तो सार्वभौम से विशेष की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी एक ही बात है, और सार्वभौम से विशेष की ओर भी एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आगमनात्मक होता तो ठीक है, क्या होता, इंडक्टिव अप्रोच होता है। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ऐसे कुछ भी वर्ड आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उदाहरण भी इनका दिया जा सकता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें जनरलाइज करते हैं। ठीक है, हमारे सामने कोई भी चीज़ है, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ है, उसका हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर चीज़ है उसका जनरलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, और इधर क्या होगा, इधर अगर हमारे पास निगमनात्मक, ठीक है, अप्रोच है तो जनरलाइजेशन किया हुआ है चीज़ों का, उसका हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक साइड आपके सामने कंसेप्ट है, अवधारणा है, और दूसरी तरफ स्कूल है, संप्रदाय है। फटाफट आंसर देना है। निर्वाण की बात की गई है, एकदम आसानी से आप सब बता सकते हैं। निर्वाण का जो उल्लेख मिलता है ये कहाँ पर मिलता है, निर्वाण का उल्लेख मिलता है बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में। ठीक है, निर्वाण का उल्लेख मिलता है बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इसमें हो जाएगा, ए में। निर्वाण का अर्थ भी आपको मालूम होगा, तृष्णा का बुझ जाना, वासनाओं का शांत हो जाना, निर्वाण का अर्थ माना जाता है बुद्धिज्म में। ठीक है, निःश्रेष्ठ की अगर हम बात करें तो निःश्रेष्ठ का जो उल्लेख मिलता है कहाँ मिलता है, उपनिषद में मिलता है, उपनिषद में मिलता है। ठीक है, आत्म कल्याण की जो बात की जाती है ये उपनिषद में की गई है, जिसे हम निःश्रेष्ठ के रूप में जानते हैं। ठीक है, अपवर्ग की बात करें, ठीक है, अपवर्ग कहाँ मिलता है, जीव की जन्म और मरण के बंधन से छूट जाने की जो अवस्था मानी जाती है इसे हम अपवर्ग कहते हैं, और इसका जो उल्लेख मिलता है ये जैनिज्म में मिलता है, जैन धर्म में मिलता है। ठीक है, और मोक्ष की अगर हम बात करते हैं, मोक्ष के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, मोक्ष का जो उल्लेख मिलता है ये सांख्य दर्शन में मिलता है। ठीक है, सांख्य दर्शन में मिलता है, तो ये आपका राइट सीक्वेंस हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन निर्वाण बुद्धिज्म ऑप्शन ए में, अगर आपको एक ही याद है तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बी में 3 है, सी में 2 है और डी में 1 है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरनेट बिगेन विथ द डेवलपमेंट ऑफ, इंटरनेट की शुरुआत किसके विकास से हुई, आपको बताना है। जो इंटरनेट की शुरुआत हुई है ये किसके विकास से हुई है, यूजनेट, एक्स्ट्रानेट, अप्रानेट और इंट्रानेट। फटाफट एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। इंटरनेट की जो शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, 1969 में। ठीक है, अमेरिका का जो यूएसए का जो रक्षा विभाग था, ठीक है, रक्षा विभाग, ठीक है, इसने अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या है, फाइल प्रोसीजर से बचने के लिए क्या किया था, अप्रानेट शुरू किया था। कौन सा, अप्रानेट। ठीक है, कब शुरू किया था, 1969 में। पूरा नाम भी मैं बता देता हूँ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। तो ये उस समय लाया गया था, ठीक है, अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा 1969 में, और यहीं से आपकी इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हुए। डेली आपको यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर के लिए जो क्लास मिलेगी 9:15 पर आपको क्लास मिलेगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और शेयर ज़रूर कर देना है वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।